हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। आखिर हम जब रोशनी होती है दिन के उजाले में किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं और रात के अंधेरे में हमें वो वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है। आखिर प्रकाश के वो कौन से गुण हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, उसी के बारे में हम सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखिए दो फिगर हैं। इस फिगर में अगर मैं पहले फिगर के बारे में डिस्कस करूं, इसके बारे में आपसे चर्चा करूं, तो पहला फिगर आपको एक चीज दिखा रहा है कि यहां से एक लाइट आ रही है और ये लाइट यहां से अपना रास्ता बदल करके इसकी आंख के पास पहुंच गई। ये जो लाइट की, प्रकाश की जो रेखाएं हैं, इन्होंने जो अपना रास्ता बदला है किसी वस्तु से टकरा करके, इस वस्तु से टकरा करके वह रास्ता बदलने को कहते हैं, यानी वापस जाने को कहते हैं परावर्तन। और आपके सामने जो दूसरा फिगर है, इस फिगर को आपने अपनी रोजाना की जिंदगी में अक्सर देखा होगा कि आप एक गिलास में पानी लेते हैं और उसमें आपने कोई पेन या कोई छोटी लकड़ी रख दिया, तो अब आपको क्या लगता है कि पानी के अंदर झांकने पर वो लकड़ी आपको टेढ़ी दिखाई देती है। तो असल में होता क्या है कि जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ये प्रकाश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, लेकिन उसका माध्यम बदलने पर उसकी जो चाल है सीधी रेखा में वो थोड़ा सा बदल जाती है, डिस्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं। वो अपनी जो सीधी रेखा है, दिशा है, वो दिशा को थोड़ा सा बदलती है। तो दिशा बदलने की वजह से आपको ये जो स्ट्रिप लगा हुआ है या कोई लकड़ी लगी हुई है, ये स्ट्रिप आपको सीधी ना दिख करके थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है। प्रकाश के इस गुण को हम कहते हैं अपवर्तन। आज हम इसी के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि आखिर हमें प्रकाश मिलता कहां से है। प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए, वो सबसे बड़ा स्रोत है हमारा सूर्य, सन, जिससे कि हमें वहां से ऊर्जा मिलती रहती है और साथ ही साथ उससे हमें प्रकाश भी मिलता रहता है। यही प्रकाश जब दिन के उजाले में सारी जगह फैल जाता है तो हम इसी के सूर्य की प्रकाश की मदद से सारी चीजों को दिन के उजाले में देखते हैं। रात के अंधेरे में जब हमें प्रकाश की जरूरत होती है तो हम वहां पर जो हमने बल्ब बना रखे हैं, अपनी साइंस को तरक्की दे करके उस बल्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं रात के वक्त चीजों को देखने के लिए। तो ये हमारे प्रकाश के अलग अलग स्रोत हैं। गांव में आपने देखा होगा कि दिया जल जाता है, दीपावली में बहुत सारे दीपक जो है जगमगाते हैं। ये सारे प्रकाश के अलग अलग स्रोत हैं। ये इन स्रोतों में अगर बात की जाए तो सबसे पहला सवाल उठता है, हम अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते हैं। पहला बात तो ये है कि ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, आखिर हम अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते हैं। और दूसरा सवाल भी आना चाहिए कि प्रकाश हमें देखने में कैसे मदद करता है। हम दिन के उजाले में देख रहे हैं क्योंकि हमें सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता, या दिन में ही किसी अंदर के कमरे में, अंधेरे कमरे में हम चले जाएं और वहां पर हमें चीजें, वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो इसका मतलब प्रकाश की गैर मौजूदगी में, अगर प्रकाश न हो तो हम चीजों को, वस्तुओं को आसानी से नहीं देख सकते। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश कहीं ना कहीं हमें देखने में मदद करता है। अगर प्रकाश की अनुपस्थिति हो, प्रकाश वहां पर न हो, तो हम चीजों को आसानी से नहीं देख सकते। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर हम प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में कैसे मदद करता है।
तो आपके सामने एक प्रकाश का स्रोत हमने लिया है, यह है बल्ब। अब इस स्रोत से एक प्रकाश यहां पर चल रही है, ये प्रकाश का हमने दिशा बनाया हुआ है। ये प्रकाश की जो रेज है वो किस पे गई, इस मैंगो पर, इस फल पर गई। अब मान लीजिए ये जो प्रकाश है जो इस स्रोत पर गिरा, ये इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे हम कहेंगे आपतित किरण। तो ये जो पोर्शन हो गया हमारा हो गया आपतित किरण कहलाएगा। अब देखिए जो प्रकाश की पुंज यहां पर आई और इस फल से टकरा गई, टकराने के बाद प्रकाश वापस जाएगी और वापस जाकर के जो देखने वाला इंसान है, वो मनुष्य है, उसकी आंखों के पास जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ये मानव इस फल को आसानी से देख पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आपतित किरण जो इस प्रकाश इस वस्तु पर गिरा, ये परावर्तित होकर के, इसे हम कहेंगे परावर्तित होकर के किसी मनुष्य के आंख पर जब जाएगा, तब वो आदमी, तब वो मनुष्य इस चीज को देख पाएगा। अगर इस प्रकाश के सोर्स से प्रकाश इस फल पर ना आए तो ये इंसान इस वस्तु को नहीं देख पाएगा। इसीलिए अंधेरे कमरे में या रात के वक्त जब प्रकाश का स्रोत प्रकाश नहीं देता है और वो प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा करके परावर्तित होकर के हमारी आंखों पे नहीं पहुंच पाती है, तो हम उन चीजों को, वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है और प्रकाश की कौन कौन सी गुण है। बात करते हैं तो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा है। जैसे बहुत सारी आपने ऊर्जा पढ़ा होगा, है ना, जिसमें ऊष्मीय एक ऊर्जा होता है, यांत्रिक एक ऊर्जा होता है। ऐसे ही प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसको कि मैंने आपको अभी उदाहरण के तौर पर यहां पर समझाया। अगर दूसरी बात की जाए तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। देखिए आपने एक साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा, न्यूटन। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एप्पल, एक सेब पेड़ से नीचे गिरा तो उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण के बारे में जाना और पूरी दुनिया को बताया। न्यूटन ने ही एक थ्योरी दिया था कि जो सूर्य से प्रकाश आता है और धरती तक पहुंचता है, तो चूंकि सूर्य से धरती के बीच में एक बहुत बड़ा एरिया निर्वात का है जहां पर कोई माध्यम है ही नहीं, तो उन्होंने कहा एक कणिका सिद्धांत दिया। कणिका सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जो प्रकाश वहां से सूर्य से चला पृथ्वी तक पहुंचने के लिए उसे एक माध्यम की जरूरत होगी। तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा अंतरिक्ष छोटी छोटी कणिकाओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि यही कणिकाएं माध्यम बन जाती है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये सिद्धांत उनका बाद में चल करके फेल हो गया, क्योंकि बाद में साइंटिस्ट ने यह खोजा कि प्रकाश को चलने के लिए जरूरी नहीं कि माध्यम हो, बिना माध्यम के भी वो चल देती हैं। कैसे चलती हैं? वो चलती हैं इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो इससे एक बात हमें और पता चली कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी ये तरंगों के फॉर्म में आगे बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर निर्वात में इसकी चाल होती कितनी है। तो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखिए, अगर निर्वात में प्रकाश की चाल के बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब यहां से एक चीज और आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है।
जब निर्वात की बात की जा रही है तो इसका मतलब वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है। और अगर माध्यम हुआ, और माध्यम अलग अलग भी हो सकता है, कभी ग्लास का माध्यम है, कभी एयर का माध्यम है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। आइए कुछ और बातें जानते हैं। जो वस्तुएं हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि सूर्य से या किसी बल्ब से प्रकाश जब उत्सर्जित होगा तो किसी वस्तु पर आपतित होगा, आपतित होने के बाद परावर्तित होगा आपकी आंखों पर और आप उस वस्तु को देख पाएंगे। तो जो वस्तुएं हम देख पाते हैं वो दो वजह से देख पाते हैं। वहां पर दो चीजें काम करती हैं। पहला जो है वो होती है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं जिसे हम ल्यूमिनियस सामान भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो कि अपने आप प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, जिनमें प्रकाश खुद से उत्सर्जित होता है, उन्हें दूसरे की प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण है सूर्य, बल्ब और मोमबत्ती। ये जो उदाहरण में आपने देखा, ये तीनों उदाहरण ऐसे हैं जो कि खुद से अपनी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। अब इनको देखने के लिए, यानी सूरज को देखने के लिए आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बल्ब जलाएंगे तब सूरज को देख पाएंगे, नहीं, बल्कि सूरज के अंदर खुद से प्रकाश उत्सर्जित है। वो प्रकाश आपकी आंख पर आएगा और आप उसे देख लेंगे। वैसे ही बल्ब है, वैसे ही मोमबत्ती है। मोमबत्ती अगर जल रही है तो आपको जलती हुई मोमबत्ती को ढूंढने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं है, बल्कि मोमबत्ती से जो निकलने वाला प्रकाश जब आपकी आंख पर पड़ेगा तो आप उसे खुद ब खुद देख लेंगे। आइए दूसरी बात करते हैं कि दूसरा होता है अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसे हम नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज भी कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो खुद ब खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, यानी कि अगर मुझे उन्हें देखना पड़ेगा तो क्या जरूरत है, कोई ऐसा प्रकाश का उत्सर्जन का सोर्स हो जो प्रकाश उत्सर्जित करे और उस वस्तु पर आकर गिरे, यानी आपतित हो, और आपतित होने के बाद फिर परावर्तित भी हो, और परावर्तित होकर के मेरी आंखों पर जाए तो मैं उस वस्तु को देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद का कोई भी प्रकाश है ही नहीं। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। इसके उदाहरण में देखिए चंद्रमा। अब आपके सामने दिमाग में सवाल पैदा हुआ होगा कि सर हम चंद्रमा में तो खुद चमकता है, चंद्रमा खुद चमकता है, इसका मतलब उसके पास प्रकाश होता है? नहीं, चंद्रमा के पास कोई भी प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये सूरज की चमक की वजह से आपको दिखाई देता है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए ये रहा आपका चंद्रमा, ये आपका चंद्रमा है और यहां पर कहीं है सूर्य, यहां पर कहीं पर सूर्य है और आप यहां पर कहीं खड़े हैं। तो जब इससे प्रकाश उत्सर्जित होकर के आपतित होगा, ये आपतित हुआ, और फिर परावर्तित होकर जब आपकी आंखों पर जाएगा तब आप चंद्रमा को देख पाएंगे। इसीलिए जब आपको चंद्रमा दिखता है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं से सूर्य से प्रकाश आपतित होकर के चंद्रमा पर आ रही है और फिर परावर्तित होकर के आपकी आंखों पर आ रही है, तभी आप चंद्रमा को देख पा रहे हैं। दूसरा क्या है? कुर्सी, मेज, आपके घर में ऐसी तमाम चीजें पड़ी होंगी जिसमें खुद से प्रकाश उत्सर्जित करने की कोई क्षमता नहीं होती है, वो बिना प्रकाश के उत्सर्जन के आप नहीं देख सकते। जैसे कि लाइट चली गई, अब आपको कमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो अब आपने क्या किया? अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया। तो देखिए यहां पर दो चीजें हुई। एक तो जो मोबाइल का टॉर्च है वो आपको अपने आप दिख जाएगा। क्यों? मोबाइल का टॉर्च जलते ही
उससे जो प्रकाश निकला वो आपकी आंख पर डायरेक्ट पहुंच गया, तो आपने मोबाइल के टॉर्च को देख लिया। अब उसके अलावा बाकी किन चीजों को आप देख पाएंगे? जिस पर ये टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश उन चीजों पर जाएगा, यानी कि आपतित होगा, और फिर परावर्तित होकर के आपकी आंखों पर आएगा। आप सिर्फ उन्हीं चीजों को देख पाएंगे। तो इस तरीके से दो चीजें हुई, एक तो जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, और दूसरी वस्तुएं वो हुई जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन वो दूसरों के प्रकाश को परावर्तित करके आपकी आंखों तक पहुंचाते हैं और आप उन वस्तुओं को देख पाते हैं। अब आइए समझते हैं कि प्रकाश में कौन कौन से गुण होंगे, है ना। तो पहले गुण के बारे में समझते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकर्णों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म में चलने का मतलब यह हुआ कि इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इसका गुण समझते हैं। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता तो नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको बताया। यह निर्वात में भी गति करता है और प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है। हाँ, ये बात समझिएगा। जो प्रकाश की पुंज निकलती है, ऐसा नहीं कि प्रकाश जाकर के कहीं रुक गया। आपने टॉर्च जलाया तो वो टॉर्च से पुंज निकल करके प्रकाश चलेगी और हमेशा वो गतिशील ही रहेगी। आप उसे कहीं पर भी इकट्ठा नहीं कर सकते। तीसरा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कुछ बच्चे इसको याद करने के लिए, आसानी के लिए क्या करते हैं, वो रट लेते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वो भी सही है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड हुआ। आइए चौथे गुण के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश जब चलेगा तो इस तरीके से स्ट्रेट सीधी रेखा में चलता रहेगा। वो ऐसे करके मुड़ेगा नहीं, लेकिन जब आप प्रकाश के बारे में और पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे कि प्रकाश तरंगों की तरह चलता है, और प्रकाश किसी किसी चीज के बीच में क्या करता है, वो मुड़ता भी है। कैसे मुड़ता है समझिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक ब्लेड है, आपके पास क्या है, कोई एक ब्लेड है, और ब्लेड आपने ऐसे देखा होगा कि ये ब्लेड होता है, इस तरीके से ब्लेड होता है। आपने यहां पर प्रकाश का एक सोर्स बनाया जिससे प्रकाश निकल रही है, जिससे प्रकाश आगे जा रही है। अब ये जो प्रकाश आगे जाएगी तो ये जो इसका किनारा है, ये जो शार्प एज है, इस किनारे पर जाकर के प्रकाश थोड़ा सा मुड़ती है। क्यों? क्योंकि यहां पर माध्यम बदलने लगता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया, प्रकाश का अपवर्तन कहां होता है, जहां उसका माध्यम बदल जाता है। तो वहां पर भी क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा से हट करके थोड़ा सा डाइवर्ट यानी कि मुड़ जाती है। आइए बात करते हैं उसके 5वें गुण की। तो कह रहा है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। जैसे कि मैंने आपको ग्लास के उदाहरण के जरिए से आपको समझाया था। ग्लास का उदाहरण मैंने लिया था आपको, किस लिए? जैसे ही देखिए चाल बदल जाती है, पहली बात तो ये रही, और उसको कहते हैं हम अपवर्तन की घटना। मैंने सबसे स्टार्ट के स्लाइड में आपको समझाया था कि कोई ग्लास आपने लिया, अगर आपने कोई ग्लास लिया और ग्लास में वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इस पानी में अगर आपने कोई स्ट्रिप या कोई पेन या कोई छोटी लकड़ी आप इसमें रखेंगे तो ये स्ट्रिप सीधी आपको नहीं दिखेगी, बल्कि यहां से ऐसे टेढ़ी दिखती है आपको। तो ये किस वजह से होता है? ये प्रकाश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण, प्रॉपर्टीज की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तन किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश आपतित होती है तो टकरा करके वापस होती है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं, जिसकी वजह से हम वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और अपवर्तन होता है कि जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो पहली बात तो उसकी चाल बदलती है, और दूसरी बात यह है कि उसका अपवर्तन हो जाता है, यानी कि उसकी दिशा
बदल जाती है। आइए आगे समझते हैं। अब देखिए, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। जैसे कि अगर आप लकड़ी में से प्रकाश गुजारना चाहें, अपने घर की दीवार में से गुजारना चाहें, है ना, लोहे से गुजारना चाहें, तो प्रकाश ऐसे माध्यम से नहीं जा सकता, बल्कि पारदर्शी होना चाहिए। अब क्या है, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन कैसे होगा भाई? आपने कोई चमकदार सतह ले ली, जैसे कि ये एक सतह है, और यहाँ पर जैसे आपने घर का कोई एक समतल दर्पण ले लिया, दर्पण का मतलब मिरर, और इस पर प्रकाश यहाँ पर आपतित हुई, जिसे हम आपतित कहते हैं, और ये क्या करती है, इससे टकरा करके वापस हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो सरफेस है, ये जितना ज्यादा चमकदार होगा, उतना ही आसानी से प्रकाश का परावर्तन होगा। ये बात है। आगे आइए बढ़ते हैं। अब देखिए, बात करते हैं श्वेत प्रकाश, यानी जो सफेद कलर का प्रकाश होता है वो विबग्योर का होता है। विबग्योर क्या है इसे समझिए। जैसे आपने पहाड़ी एरिया में देखा होगा, या मौसम बड़ा सुहावना होता है तो आपने इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। वो 7 रंग कहाँ से मिलते हैं? वो श्वेत प्रकाश से ही मिलते हैं। उसमें 7 रंग होते हैं। वो 7 रंग कौन कौन से, उसे समझिए। क्यों उनको विबग्योर नाम दिया गया है? एक्चुअल में ये जो विबग्योर नाम दिया गया है, VIBGYOR, ये विबग्योर इनके 7 रंगों की वजह से दिया गया है। जैसे कि V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वायलेट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में होता है वो बैगनी। दूसरा कलर है I होता है इंडिगो, ये इसका इंग्लिश में नाम है, और इसको हिंदी में कहते हैं गहरा नीला। तीसरा कलर है ब्लू, और ब्लू जो होता है वो सिर्फ नीला होता है। आइए ग्रीन, G फॉर ग्रीन, और ग्रीन मतलब होता है हरा। Y से येलो, येलो मतलब पीला। O से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, और आखिरी में रेड, रेड का मतलब होता है लाल। अब देखिए, एक बात समझिए कि बाकी जितने भी रंग हैं, इन्हीं विबग्योर से ही बनाए जाते हैं। यानी कि ये 7 हमारे ऐसे बेसिक रंग हैं जो कि एक श्वेत रंग में, श्वेत प्रकाश में पाई जाती हैं। जब आप श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में बट जाती है। आप आगे इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रकाश की किरण की, कि आखिर प्रकाश की किरण चलती कैसे हैं। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है, उसे प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। इसको समझिए, आखिर प्रकाश की किरण कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन में सीधी जा रहा है, ये प्रकाश की लाइन है, प्रकाश सीधे जा रहा, ये इसका ऋजु रेखीय मार्ग है। इस मार्ग को ही कहते हैं प्रकाश की किरण। इस मार्ग कहेंगे हम प्रकाश की किरण। अब देखिए, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने तो कभी देखा नहीं कि किरण पुंज जा रही। असल में जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो बहुत सारे पुंज के फॉर्म में, बहुत सारी इकट्ठा हो करके हमारे पास आती हैं, और बहुत अलग अलग लाइन में होती हैं जो इकट्ठा होकर के जाती है। जैसे ये प्रकाश की लाइन हो गई, और दूसरी प्रकाश की लाइन हो गई, जैसे ये प्रकाश की लाइन, दूसरी प्रकाश की लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। ये क्या है? ये अलग अलग प्रकाश की किरणें हैं। ये प्रकाश की किरणें जब इकट्ठा होती हैं, इसे कहते हैं हम प्रकाश की किरण पुंज। इसे कहते हैं हम प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं इसे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो किरणें इकट्ठा होकर के एक पुंज बना रही है, एक ग्रुप बना रही हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है अभिसारी, और दूसरा होता है अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट,
और तीसरा होता है समांतर यानी कि पैरेलल। अब हम इस तीनों के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये अभिसारी, अपसारी और समांतर किरणपुंज क्या होती हैं। किरणपुंज आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी किरणों को मिलाकर के एक पुंज, एक ग्रुप बनता है, उसको हम किरणपुंज कहते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिर अभिसारी, अपसारी और समांतर किरणपुंज क्या होती है। देखिए आपके सामने एक फिगर है, यह है अभिसारी का फिगर। इस अभिसारी के फिगर में आप समझिए कि ये किरणपुंज को शो कर रहा है। यहां से देखिए कुछ किरणपुंज आ रही है, जैसे ये किरणपुंज, ये किरणपुंज, ये पुंज, ये किरणें, ये सब इकट्ठा होकर के एक किरणपुंज हो रही है और ये कहीं जा करके आप देखिए इस पॉइंट पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर ये मिल रही हैं। इसे कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी कि अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर जब आके मिलेंगी, इस तरह की प्रकाश की किरणों के पुंज को हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। आइए दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है अपसारी। देखिए पहले वाले में क्या था, अलग अलग दिशाओं से आई और एक जगह इकट्ठा हो गई। अपसारी क्या होगा, एक जगह से चलेंगी, एक जगह से यहां से चलेंगी और अलग अलग दिशाओं में चली जाएंगी। यानी किसी एक बिंदु से स्टार्ट हुई हैं और ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई और ये इधर चली गई। यानी अलग अलग दिशाओं में जब प्रकाश की किरणें जा रही हों और ये लग रहा हो कि किसी वो एक बिंदु से आ रही हैं, उसे हम कहेंगे अपसारी प्रकाश किरणपुंज। यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो उसे अपसारी प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। तो हमने अभिसारी और अपसारी प्रकाश किरणपुंज के बारे में समझ लिया। आइए जो तीसरा किरणपुंज था समांतर, उसके बारे में समझते हैं कि समांतर किरणपुंज क्या होती है। तो देखिए ये जो किरणपुंज आपके सामने दिख रही है, ये जो किरणपुंज आपके सामने दिख रही है, ये पहला किरणपुंज ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। इनके बीच में अगर दूरी की बात की जाए, समझिएगा यहां पर इन दो किरणपुंज के बीच में एक दूरी है, वही दूरी देखिए यहां पर बनी हुई है, ठीक है। यहां अगर इन दोनों के बीच में एक दूरी है, वही दूरी यहां पर भी बनी हुई है। यानी दोनों आपस में बराबर दूरी पर चलती चली जा रही है। क्या आपस में ये कभी जाकर के मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी, ये कभी भी नहीं मिलेंगी। जैसे कि रेल की पटरियां आपस में नहीं मिलती हैं, वो ट्रेन चलती चली जाती है और रेल की पटरियां आपस में समांतर होती हैं। ऐसे ही समांतर जब प्रकाश की किरणें चले तो इस तरीके के ग्रुप को क्या कहेंगे? समांतर किरणपुंज कहेंगे। यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी ना मिलती हो, कभी ना मिलती हो, क्यों नहीं कभी नहीं मिलेंगी? क्योंकि इनके बीच में जो दूरी है वो बरकरार है, वो बनी हुई है और सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हो तो उसे समांतर किरणपुंज कहेंगे। तो हमने तीनों किरणपुंज के बारे में देखिए यहां समझ लिया, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरणपुंज। आइए आगे समझते हैं प्रकाश के बारे में। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है, आज उसे समझते हैं। आपके घर में दर्पण होगा, जिसे हम आईना भी कहते हैं, जिसे मिरर कहते हैं। वो ये रहा दर्पण, ये वो दर्पण है M1 से लेकर के M2, ये दर्पण है और इसके नीचे क्या है? पॉलिश किया हुआ है, कोई कलश लगा हुआ है चांदी का या किसी का। आप अपने जो घर में शीशा लगा हो, जो दर्पण लगा हो, उसके पीछे देखेंगे तो पीछे क्या होता है? एक पॉलिश लगा होता है ताकि वो दर्पण का काम कर सके। अब यहां पर देखिए एक किरण यहां से आ रही है, ये किरण यहां से आई,
इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। ये किरण इस दर्पण से टकरा गई और यहां पर एक देखिए डॉटेड लाइन खींचा हुआ है, इसे कहेंगे अभिलंब, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री पर यहां होगा। ये जो आपतित किरण है इस अभिलंब से वो एंगल कितना बना रही, कोण कितना बना रही, वो बना रही है आई, और इस आई को हम कहेंगे आपतन कोण। इस आई को हम कहेंगे आपतन कोण। अब उसके बाद ये किरण यानी आपतित किरण जब इससे टकराई, टकराने के बाद फिर ये वापस हो जाती है, टकराने के बाद ये यहां पर वापस हो जाती है और वापस होकर के जब जाने लगती है तो इस किरण का नाम बदल जाता है और उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और परावर्तन के बाद जो यहां पर कोण बनता है, यानी कोण है आर, इस आर को कहेंगे हम परावर्तन कोण। इस आर को कहेंगे हम परावर्तन कोण। तो इस तरीके से किसी भी किरण का किसी मिरर पर यानी दर्पण पर आपतन और परावर्तन होता है और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है। आइए समझते हैं। प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराकर उसी में माध्यम में लौटने की प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे जिस माध्यम से आई थी ये प्रकाश उसी माध्यम में चली गई, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कहते हैं। और तथा उस तल को परावर्तन तल कहते हैं। यानी ये जो मिरर है, ये जो दर्पण है, इस दर्पण के जो तल है इस तल को कहेंगे हम परावर्तन तल। आइए इसके बारे में आगे समझते हैं कि आखिर परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, आखिर किन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश का आपतन और परावर्तन होता है। तो देखिए इसके दो नियम हैं मेनली। ये दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इसे जरूरी से समझ लीजिए। ये दो नियमों का हमेशा पालन करेगा। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हाँ, ये बात समझने वाली बात है कि ये तल क्या है। आपके घर में आप जिस फर्श पर खड़े हैं वो एक तल है, ये बोर्ड एक तल है, ये छत एक तल है, ये साइड में जो दीवार है ये एक तल है, जिसे हम इंग्लिश में प्लेन भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो तीनों चीजें हैं, यानी कि आपतित किरण, दूसरा है परावर्तित किरण और तीसरा है आपतन बिंदु, ये और जो अभिलंब हमने डॉटेड लाइन से खींचा था वो तीनों हमेशा किसी एक तल में होने चाहिए। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण यानी कि आई और परावर्तन कोण यानी कि आर वो हमेशा बराबर होंगे। जैसे कि अभी जो हमने फिगर बनाया था वो इस तरीके से था, देखिए ये इस तरीके से था और यहां पर एक अभिलंब ये था और यहां पर आपतित किरण थी और ये थी हमारी परावर्तित किरण, जिसको मैं फिर से आपको पिछले स्लाइड में समझा देता हूं। देखिए यहां पर क्या है, ये रहा आपतित किरण और ये रहा परावर्तित किरण, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है परावर्तित का और आपतित का, ये दोनों एंगल यानी आई और आर ये परावर्तन के नियम के अनुसार ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कोण आई इज इक्वल टू बराबर होगा कोण आर के। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और परावर्तन के बारे में कुछ और समझते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए समझिए, जब कोई किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो तो आपतित जो कोण होगा वो 0 होगा। समझिएगा इसको, ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई तल है, कोई दर्पण है और दर्पण पर मान लीजिए ये डॉटेड लाइन से ये हमने बना दिया अभिलंब। अब जब अभिलंब पर जो यहां पर आपतित प्रकाश की किरण आई
वो इधर से नहीं आई, वो इधर से नहीं आ रही है, बल्कि सीधे इसी में आ गई, सीधे इधर से आ रही। तो अब देखिए जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, मैंने आपतित किरण को यहां ब्लैक लाइन से दिखाया है और अभिलंब को डॉटेड रेड लाइन से दिखाया है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? वो 0, और वही एंगल तो आपतित किरण का एंगल होता है, यानी आई क्या होगा? 0 होगा, कोण आई 0 होगा। अब एक दूसरी बात समझिए कि जब ये आई 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? आर भी 0 होगा। कैसे पता चला? इस नियम से, जो दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण का कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ये 0 हुआ तो कोण आर भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां से किरण वापस जाएगी, जो किरण यहां से वापस जाएगी वो इसी लाइन से वापस चली जाएगी, और इसको हम ऐसे दिखा देंगे ब्लू लाइन से। यानी जिस लाइन से, जिस रेखा में प्रकाश की आपतित किरण आई, उसी लाइन, उसी रेखा से प्रकाश की परावर्तित किरण वापस चली जाती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात समझिए, चूंकि परावर्तित किरण उसी माध्यम से होकर वापस जाती है, अतः इसकी चाल व तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। चाल और तरंगदैर्घ्य ये दोनों यहां पर नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी भाई? चाल और तरंगदैर्घ्य कब बदलती हैं? जब माध्यम बदलता है। माध्यम अगर न बदले तो वहां पर किरण की, प्रकाश की किरण की चाल नहीं बदलेगी। तो यहां पर इसी लाइन से तो आया था और इसी लाइन से वापस चला गया, इसका मतलब माध्यम तो बदला नहीं, और जब माध्यम नहीं बदला तो उसकी चाल भी नहीं बदलेगी। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको जरूरी से नोट कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आइए बात करते हैं कि आखिर किसी भी, हम जब आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो इमेज है वो बनता कैसे है? हमारा इमेज वो बनता कैसे, आखिर होता क्या है? तो आइए इसको समझते हैं, इमेज कैसे बनाए जाए उसमें, कि यहां पर इमेज का फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनाया जाता है। समझिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये ओ पर है, ध्यान से समझिएगा, ओ पर है। अब ओ से दो किरण निकली, वो दोनों किरणें क्या हो रही हैं? इस दर्पण पे आ रही हैं। M1 और M2 दो दर्पण हैं, एक दर्पण है, दोनों सिरे हैं इसके। इस दर्पण पर यहां से दो प्रकाश की किरणें चली। मैंने दोनों प्रकाश की किरणों का दिशा अलग अलग लिया। मैंने एक ले लिया कि वो सीधी रेखा में नीचे आ रही। सीधी रेखा का मतलब अभिलंब की दिशा में ही चली आ रही। तो आपको पता है, अगर वो अभिलंब की दिशा में आएंगी तो अभिलंब की दिशा से ही वापस पहुंच जाएंगी, क्योंकि एंगल यानी कोण I इज इक्वल टू कोण R होगा। तो अभिलंब की दिशा से आएंगी और अभिलंब की दिशा से वापस चली जाएंगी। दूसरी बात समझिए, अब जब एक तो देखिए जो परावर्तित किरण है वो यहां से वापस चली गई, एक परावर्तित किरण हमने पता कर लिया। अब दूसरी आपतित किरण ये रही, ये रही, ये दूसरी आपतित किरण है। ये यहां पर इस अभिलंब से एक कोण बना रही है, वो कोण I है। अब इस दर्पण से टकराने के बाद यहां पर परावर्तन होगा। जब परावर्तन होगा तो कोण R से ये वापस चली जाएगी। अब देखिए यहां पर हमें दो परावर्तित किरण मिल गई। एक परावर्तित किरण इस लाइन से वापस जा रही है, जिसे हमने ये कह दिया, और दूसरी परावर्तित किरण ये रही। अगर इन दोनों परावर्तित किरण को पीछे की तरफ ड्रॉ कर लिया जाए, उसे एक लंबी रेखा खींच ली जाए, जिसे हम ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, तो ये दोनों रेखाएं कहां जाके मिलती हैं? इस पॉइंट पे मिलती है, जिसे हमने I कह दिया, जिसे हमने I कह दिया। ये I बनाता है इमेज, यानी कि ये जो लाइन थी, ये जो पॉइंट है, अगर मैं कहूं AO, तो AO का इमेज कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए।
AO का इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, और पीछे बनेगा तो आभासी होगा, उसी के हाइट के लंबाई के बराबर होगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये बात यहां से समझ लीजिए। अब देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं, आखिर इसको हम लिखेंगे कैसे, तो समझिए। देखिए दर्पण M1 M2 जो मैंने समझाया, ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि आखिर M1 और जो दर्पण है वो कैसे रखा हुआ है। कह रहा है बिंदु वस्तु O तथा बिंदु B जहां परावर्तन हो रहा है। दूसरी बात क्या है, आपतित किरण। अभी मैंने आपको समझाया कि OA आपतित किरण है, जो कि जब I 0 होगा तो क्या होगा, वह आपतन कोण I पर है, और फिर जब I 0 हो गया तो इसका मतलब वहां पर परावर्तित किरण के लिए R भी वहां पर 0 होगा। अब दूसरी बात यह है कि बिंदु I जहां किरणें IA तथा BI अभी आभारी प्रतिबिंब I बनाती हैं, यानी कि इमेजिनरी आभासी प्रतिबिंब वहां पर बनाती हैं। अब देखिए जो दर्पण की चीजें बताई गई हैं वो यहां पर इस तरीके से लिखी गई हैं जो मैंने आपको अभी समझाया। यानी कि बिंदु वस्तु O दर्पण, कौन सा दर्पण, M1 M2 के सामने बिंदु O पर रखी, जिससे दो प्रकाश की किरणें निकलती हैं। एक प्रकाश की किरण अभिलंब के दिशा में चली आएगी और दूसरी प्रकाश की किरण किसी कोण पर जाएगी, यानी कोण I पर जाएगी, और दोनों जब जाएंगी तो दोनों से परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात उससे जो बैक साइड में पीछे की तरफ हम जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे उससे हमें वहां पर इमेज मिल जाएगी। अब देखिए इससे हमें पता क्या चला, समझिएगा। पता चला कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, समझिएगा। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको समझिएगा सभी लोग, कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। आभासी कैसे पता चला, कि वो दर्पण के पीछे बन रहा है। जब आप अपने घर में दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगता होगा कि जो मेरा जो इमेज बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब वो आभासी होता है। दूसरा सीधा होता है। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या आपका इमेज उल्टा दिखाई देता है, नहीं, बल्कि वो क्या करता है, हमेशा सीधा दिखाई देता है। आपका प्रतिबिंब सामने सीधा दिखेगा। दूसरी बात क्या है, आगे देखिए, फिर कह रहा है दर्पण के लंबवत, यानी दर्पण के परपेंडिकुलर लंबवत होता है और ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी कि समझिएगा, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है और आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं और ये एक दूरी है। ये दूरी मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर। तो जो इससे प्रतिबिंब आपका बनेगा, जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, वो उतनी ही दूरी पर आपको दिखेगा, यानी वो 10 सेंटीमीटर पर आपको लगेगा। लेकिन चूंकि दर्पण के पीछे है तो इसको हम क्या कहेंगे, आभासी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आभासी कहेंगे, लेकिन उतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ होता है। आगे क्या कह रहा है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर आगे रखी है तो 10 सेंटीमीटर पीछे आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। अब आगे देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम वस्तु को दर्पण से दूर हटाएं, यदि ये जैसे आप ये खड़े हैं, अब आप पीछे हटने लगे, अब आप क्या कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो यानी अब आप दूर की तरफ जा रहे हैं। दूर हटाएं या दर्पण के पास लाएं तो प्रतिबिंब भी उतना ही दूर दर्पण से हट जाएगा या दर्पण के पास आ जाएगा। समझिएगा कि मान लीजिए पहले आप यहां थे, अब आप यहां पर आ गए। मैं इसको जो सेकंड पोजीशन है उसको यहां बना दे रहा हूं। अब आपकी दूरी कितनी हो गई, अब आपकी दूरी आप 10 सेंटीमीटर और पीछे आ गए। इसका मतलब दूरी पूरी कितनी हो गई, ये पूरी दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब आपकी जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो भी पीछे चला गया होगा और वो यहां पहुंच गया होगा। वो कहां पहुंच गया होगा, यहां पहुंच गया होगा और वो भी 10 सेंटीमीटर पीछे चला जाएगा। ठीक है।
अगर आप इस प्रतिबिंब से आगे चले आते हैं, जहां पहले थे आप आगे चले गए, यानी दर्पण की तरफ चले गए, तो प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ आ जाएगा। ये इस तरीके से होता है, ये इन नियमों का पालन करता है। आगे समझते हैं। यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर दौड़ें तो हमें अपना स्वयं का प्रतिबिंब दुगने वेग से अपनी ओर आता या अपने से दूर जाता दिखाई देगा। इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें। इसको समझिएगा कि आखिर ये कैसे हो रहा। देखिए, मान लीजिए ये एक दर्पण है, हमने यहां पर एक दर्पण बना दिया और आप जो है कहीं दूर खड़े हैं। मान लीजिए आप यहां पर दूर खड़े हैं, ठीक है, और यहां से एक दूरी है, कोई भी दूरी आपने ले लिया है, वो दूरी मान लीजिए d है। अब आपका जो प्रतिबिंब भी होगा वो भी जाहिर सी बात है कि d दूरी पर होगा और यहीं पर होगा, आभासी होगा, आपके साइज के बराबर होगा। तो ये तो आप खड़े हैं और इस दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब आ रहा है। अब समझिएगा कि मान लीजिए आप दर्पण की तरफ दौड़ने लगे और मैंने माना कि आपकी तरफ जब दर्पण की तरफ दौड़ रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी है वो समझिए। मान लीजिए कि आपकी स्पीड जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड है। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 सेकंड में 5 मीटर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप 1 सेकंड में 5 मीटर आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप 1 सेकंड में 5 मीटर आगे बढ़े उस टाइम ये क्या कर रहे थे, आपका प्रतिबिंब क्या कर रहा था, वो भी दौड़ रहा होगा आप ही की तरफ, यानी वो इस तरफ आएगा और कितना लग आएगा, वो भी 5 मीटर आएगा। आप आगे बढ़े 5 मीटर, वो आगे बढ़ा आपकी तरफ 5 मीटर, तो मतलब टोटल जो दूरी तय की गई उसी 1 सेकंड में वो कितना तय की गई, ये 5 मीटर प्लस ये 5 मीटर, यानी कि टोटल जो दूरी तय की गई वो तो 10 मीटर तय की गई ना। इसीलिए आपको लगेगा कि 1 सेकंड में मैं जितनी दूरी तय कर रहा हूं असल में उसका डबल दूरी असल में तय हो रही है। यही कह रहा है कि आप जिस वेग से इस दर्पण की तरफ दौड़ेंगे या उससे दूर दौड़ेंगे, आपको ये फील होगा, आपको ये महसूस होगा कि आप उससे डबल दूरी से या तो इसके नजदीक जा रहे हैं या तो उससे दूर जा रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहता है। अब देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है और व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप यहां पर हैं, यहां पर हैं, ये आपकी ऊंचाई है और आपकी जो ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर। आपकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आप चाहते हैं कि आपका दर्पण में पूरा प्रतिबिंब दिखे, यानी आपने जो जूते पहने हैं वो भी दिख जाए और आपने जो कैप लगाई है वो भी दिख जाए। तो इसके लिए ये पूछा जा रहा है कि दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसका कम से कम आधा होना चाहिए। यानी अगर दर्पण ये जो दर्पण लगा है ये अगर 5 सेंटीमीटर का हुआ, क्योंकि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का हुआ तो इसका मतलब आपको आपकी पूरी हाइट का प्रतिबिंब आपको दर्पण में दिख जाएगा। आपको अपना कैप भी दिखेगा और आपको अपने जूते भी दिख जाएंगे। लेकिन अगर आपने 5 सेंटीमीटर यानी कि अपनी ऊंचाई से, अपनी हाइट से आधे से कम हाइट का अगर दर्पण ले लिया तो आपको पूरा प्रतिबिंब आपका नहीं दिखेगा। यह बात हो गई यहां पर। आइए आगे समझते हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण सॉल्व करते हैं, कुछ उदाहरण को हल करते हैं।
पहला उदाहरण हमारे पास क्या है, सवाल हमारे पास सामने आ चुका है। आइए इस सवाल को यहां पर हल करते हैं। कहता है एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर के दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है। यानी कोई एक समतल दर्पण हमने बना लिया, कोई एक समतल दर्पण बना लिया और इसके दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। तो हमने क्या किया कि ये मान लीजिए एक 4 सेंटीमीटर लंबी, ये इसकी जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर और ये यहां से है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? यानी ये जो वस्तु रखी हुई है इसका प्रतिबिंब इस पे बनेगा और इसके पीछे बनेगा, जितनी दूर है उतनी दूर बनेगा, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितनी ऊंचाई का ये वस्तु होगा इसका प्रतिबिंब भी उतनी ही ऊंचाई का होगा। तो इसका मतलब जो कुछ सवाल पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? हम लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अगर लिखा जाए तो चूंकि वो वस्तु की लंबाई के बराबर होगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है उसे समझते हैं। दूसरा उदाहरण है, कह रहा है एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई आदमी या कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने है और आप चाहते हैं कि आपकी पूरी लंबाई उस दर्पण के प्रतिबिंब में आ जाए, तो कम से कम उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी यहां पर जो न्यूनतम ऊंचाई होगी, न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी वस्तु की ऊंचाई की आधी, यानी ये हो जाएगा 170/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो यह आ जाएगा 85 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 85 सेंटीमीटर। ये हमारा होगा उत्तर, ये आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण कह रहा है कि एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताइए। देखिए इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है, वरना आप इसमें धोखा खा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समतल दर्पण है, ठीक है, और बच्चा यहां पर खड़ा है, ठीक है। हमने यहां पर एक स्टूडेंट को बना दिया। कह रहा है कि यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी ये तो बन गया बच्चा, इसका प्रतिबिंब यहां कहीं पीछे बन रहा होगा, यहां कहीं बन रहा होगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रतिबिंब। अब ये है हमारा ऑब्जेक्ट O और ये होता है हमारा I, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दूर बन रहा है? ये बन रहा है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी कितनी होगी? यानी आपसे क्या पूछ रहा है वो ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी। तो आपको पता है कि जितनी दूर आप दर्पण से दूर खड़े होंगे, आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनता है। यानी मतलब ये दूरी टोटल पूरी दूरी की आधी होगी। यानी यहां पर जब हम इसका हल करेंगे तो क्या पूछा है उसने? बच्चे की समतल दर्पण से दूरी। तो हम लिखेंगे समतल दर्पण से, समतल
दर्पण से दूरी हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा, जो पूरी दूरी है वो कितना है, वो है 60 सेंटीमीटर। तो ये लिख दिया हमने 60, और ये उसकी दूरी होगी आधी, यानी ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा ये। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकंड से वेग से आगे आ रहा है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। मैंने आपको अभी समझाया था, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि किस तरीके से इसको हल करेंगे। मान लीजिए ये देखिए, ये रहा आपका दर्पण और आप यहां पर खड़े हैं, समझिएगा आप यहां पर खड़े हैं और आपका जो इस तरफ वेलोसिटी है, वेग है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कहूं कि आप 1 सेकेंड में कितना आगे बढ़ रहे हैं, वो आप आगे बढ़ रहे हैं 5 मीटर। 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर आप आगे बढ़े। तो इस वक्त जब आप उस 1 सेकेंड में जब आप दर्पण की तरफ 5 मीटर आगे बढ़े, उसी टाइम में, उसी वक्त में आपका इमेज यानी कि प्रतिबिंब क्या कर रहा था, वो रुका तो रही ना होगा, वो भी तो आ रहा होगा दर्पण की तरफ। तो उसने भी एक दूरी तय कर ली। किधर तय कर ली, दर्पण की तरफ। और कितनी दूरी तय कर ली, उसने भी 5 मीटर तय कर ली। यानी 1 सेकंड में आप 5 मीटर चले और उसी 1 सेकंड में ये भी 5 मीटर चला, तो टोटल दूरी कितनी चल ली, 10 मीटर। तो क्या कह रहा है, व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अपने वेग डबल हो जाएगी उसकी। तो यहां पर हल कितना होगा, इसका जो आंसर होगा, अगर वेग की बात की जाए तो वेग हो जाएगा यहां पर 2 × 5, 2 को 5 से यानी 5 मीटर पर सेकेंड उससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा आंसर।